हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 8 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फू यान दाफेंग के प्रपोजल को देखकर इमोशनल हो जाती है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हान डोंग भी ये सब देख लेता है तो बेचारे का दिल पूरी तरह टूट जाता है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, फू यान उसके पास कभी भी नहीं आने वाली और न ही वो उससे कभी भी प्यार करने वाली है। आगे वहाँ पर पुलिस आ जाती है इस मामले की जांच करने के लिए। तो फू यान और हान डोंग पुलिस को बयान देने लगते हैं, पर हान डोंग पुलिस को ये बात नहीं बताता कि इस हमले के पीछे उसके भाई आबाऊ का हाथ है, क्योंकि आबाऊ उसके पापा का इकलौता बेटा है और आबाऊ के पापा ने उसकी बहुत ही देखभाल की है। और हान डोंग भी आबाऊ के पापा को अपने पापा की तरह मानता है, इसलिए वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, जिस वजह से वो आबाऊ के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करता और पुलिस को ये बताता है कि हमें कुछ भी नहीं पता कि इस हमले के पीछे कौन है। दूसरी तरफ आबाऊ को जब पता चलता है कि हान डोंग को चोट लगी है और वो अभी भी जिंदा बच गया, तो आबाऊ अपना एक बंदा भेजता है हान डोंग को मारने के लिए। तो वो बंदा डॉक्टर के अवतार में हान डोंग को मारने के लिए जाता है, पर उस बंदे को पता ही नहीं होता कि हान डोंग आखिरकार दिखता कैसा है, जिस चक्कर में उस बंदे को गलतफहमी हो जाती है और वो हान डोंग के बजाय दाफेंग को ही हान डोंग समझकर उसे इंजेक्शन दे देता है। तो बेचारा दाफेंग अंदर से चिल्लाता रहता है कि मैं हान डोंग नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, कम से कम एक बार शकल तो देख लो, मैं हान डोंग नहीं हूँ, मुझे इस तरह नहीं मरना। पर वो बेचारा उसकी एक बात भी नहीं सुनता, क्योंकि दाफेंग ये सब बेहोशी की हालत में कह रहा होता है और वो बंदा दाफेंग को बेहोश वहाँ से किडनैप करके भगा ले जाता है। दूसरी तरफ फू यान दाफेंग को रूम में मिलने के लिए जाती है, पर वो जब रूम में दाफेंग को नहीं देखती तो वो पूरी तरह परेशान हो जाती है और नर्स से भी पूछने लगती है कि आखिरकार दाफेंग कहाँ पर है। तो नर्स को भी दाफेंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो फू यान को लगता है कि शायद दाफेंग किसी मुसीबत में है। तो फू यान दाफेंग को ढूंढने लगती है और उसे वो घटिया इंसान मिल जाता है जिसने दाफेंग को किडनैप किया होता है। इधर दाफेंग चिल्लाता रह जाता है कि मैं हान डोंग नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, पर बेचारे की आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। आगे फू यान दाफेंग को उस घटिया इंसान से बचा लेती है और दाफेंग को उठने को कहती है, पर दाफेंग उठता ही नहीं। तो फू यान ये सब देखकर रोने लगती है और कहती है, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज दाफेंग उठ जाओ। और फू यान रोने लगती है। आगे दाफेंग मृत्यु लोक पहुंच जाता है, तो वहाँ अपने आप को देखकर दाफेंग पूरी तरह हैरान होता है और वहाँ के लोगों से पूछता है, क्या मैं मर चुका हूँ? तो दादाजी कहते हैं, तुम मरने के ही कगार पर हो। तो दाफेंग कहता है, मैं इस तरह नहीं मर सकता, मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो दादाजी कहते हैं, सभी को उसके कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। जिस तरह तुम अभी चिल्ला रहे हो कि तुम्हें नहीं मरना, इसी तरह तुमने अपने दादाजी के साथ भी किया था, वो भी मर रहे थे और तुम विश कर रहे थे कि वो मर जाए। देखो आज तुम भी हॉस्पिटल में पड़े हो और तुम चाह रहे हो कि तुम जीना चाहते हो, लेकिन कोई भी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुमने जैसा बोया अब तुम्हें वैसा ही काटना पड़ेगा। लोग कहते हैं प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, तुमने कभी भी किसी को प्यार नहीं दिया, तो तुम ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो लोग भी बिना कुछ किए तुम्हें प्यार दे? तुमने अपने दादा की प्रॉपर्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया? क्या मरने के बाद तुम अपने दादा की प्रॉपर्टी को अपने साथ ले जाओगे? इंसान इस दुनिया से कुछ भी नहीं ले जा सकता सिवाय अपने कर्मों के। अपने कर्मों से ही वो आगे बढ़ता है और अपने ही कर्मों से वो पीछे बढ़ता है। इंसान के कर्म ही उसे स्वर्ग ले जाते हैं और इंसान के कर्म ही उसे नर्क लेकर जाते हैं। और तुम्हारे ऐसे कर्म हैं कि तुम नर्क में ही सड़ोगे, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है अपने आप को बदलने का। ये लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अगर ये लड़की चाहेगी तभी तुम्हारी जान बच सकती है, क्योंकि प्यार में ही ऐसी ताकत है जो अपने प्यार को मौत के मुंह से भी निकाल सकती है। इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, जाओ अपनी जिंदगी जियो और अपने गुनाहों को ठीक करने की कोशिश करो। आगे दाफेंग को होश आ जाता है, तो फू यान ये सब देखकर खुश हो जाती है और फाइनली इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। आगे दाफेंग दादाजी को बता देता है कि फू यान और वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो सारे फैमिली मेंबर ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। पर आंटी और अंकल को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही उन्हें ये बात हजम होती है, क्योंकि अब उनके हाथ से दादाजी की प्रॉपर्टी जा चुकी होती है। तो बेचारे यही बात सोच सोच कर सैड होते हैं कि तभी यान सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि वो
जियांग को डेट कर रहा है और वो भी जियांग से शादी करना चाहता है। तो यान की मॉम ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि आज तक उसके बेटे ने किसी भी लड़की के बारे में ऐसा नहीं कहा होता है। जब भी उसकी मॉम उसे किसी भी लड़की से मिलने को कहती थी, वो हमेशा ये बहाना बना देता था कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज पहली बार वो एक लड़की के बारे में बात कर रहा है और वो भी शादी के लिए। तो बेचारी ये बात सुनकर भी बहुत खुश होती है कि फाइनली उसके बेटे की लाइफ में भी तो कोई लड़की है। आगे लॉयर ली दादाजी को जियांग और दाफेंग के अफेयर के बारे में बता देते हैं। तो दादाजी ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो लॉयर ली दादाजी को ये भी बताते हैं कि जियांग एक नंबर की लालची लड़की है। पहले वो दाफेंग को डेट कर रही थी, अब वो यान को भी डेट कर रही है। तो दादाजी कहते हैं शुरू से ही मुझे ये लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन इस लड़की की वजह से मेरा पोता फू यान के साथ है। मैं इस लड़की का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ और इस लड़की को अपने लाइफ से बाहर भी निकालना चाहता हूँ, इसलिए तुम इस पर कड़ी नजर रखना, ठीक है। आगे दाफेंग फू यान को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है। तो फू यान ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। तो दाफेंग फू यान से वादा करता है कि वो पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखेगा और उससे ही प्यार करेगा, लेकिन उसे भी एक वादा करना होगा कि वो हान डोंग के साथ इधर उधर घूमने नहीं जाएगी, वो सिर्फ उसे ही देखेगी और उसी के साथ घूमेगी। तो फू यान इस बात को सुनकर हंसने लगती है, लेकिन वो प्रॉमिस भी कर देती है और कहती है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हान डोंग मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसने मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए प्लीज उसके बारे में बुरे ख्याल मत रखो। दूसरी तरफ आंटी के हाथ से जायदाद तो चला गया होता है, पर वो फू यान को अपने हाथ से जाने नहीं देती और उसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखती, ताकि फ्यूचर में फू यान उसके काम आ सके और उसे जायदाद का कुछ हिस्सा मिल सके। आगे दाफेंग और फू यान अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होते हैं और वो दोनों साथ में अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी दाफेंग की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। तो सारे लोग ये देखकर पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। आगे दाफेंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो वहाँ पर डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि दाफेंग को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज है, उसके पास अब कुछ ही मंथ बचे हैं। अगर वो अपना ट्रीटमेंट सही टाइम से करवाएगा तो शायद उसे कुछ और टाइम जीने के लिए मिल जाएगा। तो दाफेंग जैसे ये सुनता है उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं और सारे फैमिली मेंबर्स तो ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे दाफेंग को अपनी बीमारी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो वहाँ से भागने लगता है। तो दादाजी कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? तो दाफेंग कहता है ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, मुझे कोई भी कैंसर वैंसर नहीं है, मैं काम पर जा रहा हूँ। और दाफेंग जाने लगता है। तो दादाजी कहते हैं तुम अब से कोई काम नहीं करोगे, अब से तुम सिर्फ अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान दोगे और तब तक तुम्हारे ऑफिस का सारा काम यान करेगा और मेरी सारी प्रॉपर्टी का मालिक यान होगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें खुद वापस कर दूंगा, तब तक ये सारी प्रॉपर्टी यान की रहेगी। तो अंकल और आंटी जैसे ये सुनते हैं उनके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और बेचारा दाफेंग ये सब सुनकर तो सदमे में ही चला जाता है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसे इतनी बड़ी बीमारी हो गई और उसे भनक तक नहीं पड़ी। इधर जियांग भी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है, पर उसे दाफेंग से उतना कोई लगाव नहीं होता, उसे बस पैसों से लगाव होता है। दाफेंग ना सही यान ही सही, अगर यान के पास प्रॉपर्टी है तो वो यान के ही पीछे जाएगी, ना कि दाफेंग के पीछे। आगे सारे लोग यान की बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं, पर यान को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। इधर फू यान दाफेंग के लिए तो बहुत कुछ करती है, उसके लिए मेडिसिन बनाती है ताकि वो ठीक हो जाए और दाफेंग फू यान की ये सारी कोशिशें देखता भी है तो उसे फू यान के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि यान उससे बहुत प्यार करती है और वो उसके लिए अपनी पूरी लाइफ भी बर्बाद करने के लिए तैयार है। और दाफेंग को इसी बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दाफेंग भी फू यान से बहुत प्यार करता है और दाफेंग ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से फू यान अपनी लाइफ से कोई भी सेक्रीफाइस करे, क्योंकि अब उसके पास कुछ टाइम ही बचा हुआ है और इस टाइम में वो फू यान को वो खुशी नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है। अगर उन दोनों की शादी हो गई तो वो दोनों कुछ दिन तक ही खुशी रहेंगे, उसके बाद दाफेंग उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा और फू यान अपनी लाइफ में फिर से अकेली हो जाएगी, जो दाफेंग नहीं चाहता। इसलिए दाफेंग एक बहुत बड़ा फैसला करता है फू यान के लिए और दाफेंग फू यान को हान डोंग के साथ सेट करने की कोशिश करता है और दाफेंग फू यान का बहुत ही बेरहमी से दिल तोड़ देता है और उसे ये भी कहता है कि उसने कभी भी उससे प्यार नहीं किया, उसने बस उसके साथ खिलवाड़ किया है, उसने सिर्फ उसके साथ प्यार करने का नाटक किया, इसलिए वो उससे ज्यादा कोई उम्मीद ना रखे और हान डोंग के साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करे।
और दाफेंग फूयान को ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिससे फूयान का दिल पूरी तरह से दुख जाता है। पर फूयान को पता होता है कि दाफेंग ये सब अपनी बीमारी की वजह से बोल रहा है, क्योंकि दाफेंग भी उससे बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि उसके जाने के वो लाइफ में अकेली रहे। तो फूयान दाफेंग को कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे पता है ये सब तुम बीमारी की वजह से कर रहे हो, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग साथ में थोड़ा टाइम भी स्पेंड करें उससे भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो। तुमने मुझे प्रपोज किया था, प्लीज मेरा दिल इस तरह मत तोड़ो। तो दाफेंग कहता है, मैंने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है और तुम्हारे दिल के साथ खेला है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? और रही इस रिंग की बात, तो इस रिंग का कोई मतलब नहीं है। और दाफेंग उस रिंग को पानी में फेंक देता है और फूयान का दिल बहुत ही बेरहमी से तोड़कर वहां से चला जाता है। आगे फूयान उस रिंग को ढूंढने के लिए पानी में चली जाती है, तो हानडोंग भी उसकी हेल्प करता है। तो हानडोंग फूयान से कहता है, क्या तुम दाफेंग से इतना प्यार करती हो जो उसकी कही हुई बातों का बुरा नहीं मान रही? तो फूयान कहती है, मुझे भी पता है कि दाफेंग मुझसे बहुत प्यार करता है, बस वो अपनी बीमारी की वजह से मुझसे इस तरह बात कर रहा है और मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं भी फूयान हूँ, मैं भी उसे अपने आप से इस तरह दूर जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं दूंगी। कि तभी हानडोंग को वो रिंग मिल जाती है और वो फूयान को दे देता है। तो फूयान उस रिंग को देखकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जियांग यान को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है और उसके साथ रहने की कोशिश करती है। कि तभी वहाँ पर दाफेंग भी आ जाता है, क्योंकि दाफेंग को यान और जियांग के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता होता है। तो जियांग यहाँ पर अपने झूठ पर पर्दा डालने लगती है और कहती है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया था। जब मुझे पता चला था कि यान तुम दोनों के बीच आ रहा था, तो इसलिए मुझे यान के साथ प्यार का नाटक करना पड़ा तुम्हारे बीच से हटाने के लिए। तो दाफेंग कहता है, यान बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बहुत अच्छा भाई भी है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी यान का दिल इस तरह दुखाए। वैसे भी मैं मरने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। यान बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुम्हें बहुत खुश भी रखेगा। अगर तुम उसके साथ अपनी लाइफ की शुरुआत करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दाफेंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जियांग के लिए तो खुशी वाली ही बात होती है, उसके हाथ में दोनों तरफ से लड्डू ही होते हैं। आगे वो लोग घर आते हैं तो दादाजी उन दोनों की जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश करते हैं, पर दाफेंग शादी करने से मना कर देता है। तो फूयान भी दाफेंग को समझाने की कोशिश करती है कि उसे उसकी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो लोग साथ में कितना भी कम टाइम क्यों ना स्पेंड करे, पर वो उसके साथ ही रहना चाहती है। पर दाफेंग उसकी एक भी नहीं सुनता और शादी करने से मना कर देता है। तो बेचारी फूयान सैड हो जाती है। आगे यान फूयान को कहता है, अगर दाफेंग इस तरह नहीं मान रहा तो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करो और अपनी सेक्सी लुक से दाफेंग को रिझाने की कोशिश करो, तब देखना दाफेंग कैसे तुम्हारे चंगुल में आता है। तो फूयान यान के कहने पर दाफेंग को अपने सेक्सी लुक से रिझाने की कोशिश करती है। तो दाफेंग पहले तो उसे दूर जाने की कोशिश करता है, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो फूयान के करीब चला जाता है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। पर दाफेंग अपने आप को रोक लेता है और फूयान को कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता।